चलो, लीजिए कहां तक पढ़ लिया था बताइए, और फिर शुरू करते हैं आगे। और जो भी है, तो कहां तक पढ़ लिया था बताओ, अंतिम लाइन क्या थी? उन्नीस सौ, ठीक है। प्रजामंडल हम पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते हम 1939 में तीन प्रजामंडल हुए थे, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे जो प्रजामंडल है उसका नाम है कोटा प्रजामंडल। तो हेडिंग डालिए, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल। लीजिए, आइए चर्चा करते हैं कोटा प्रजामंडल की। सबसे पहले वही बात जो हमेशा से चली आ रही है, जन जागृति लाने वाले कौन? जयपुर में जन जागृति अर्जुन लाल सेठी, बूंदी में जन जागृति लेकर आए थे कौन? पंडित नेनूराम शर्मा, शाबाश। जोधपुर में जन जागृति लेकर आए थे डॉक्टर जयनारायण व्यास, शाबाश। बीकानेर प्रजामंडल के, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले कौन थे? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ, यस। धौलपुर में जन जागृति लाने वाले कौन थे? धौलपुर में, धौलपुर में जन जागृति अरे क्या, इसको क्या देख रहा, तुझे नहीं पता है क्या? नो मोहन जी, यस। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रजामंडल में जन जागृति लेकर आए थे। आज कोटा में हम चर्चा करते हैं, और देखिए सबसे पहली बात है कि कोटा में जन जागृति लाने वाले कौन थे। तो आप सब जानते हैं कि कोटा में जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है पंडित नेनूराम शर्मा, या नेनूराम शर्मा। किस प्रकार से ये लेकर आए थे? तो देखो, इन्होंने 1918 में एक सभा का गठन किया था, और 1918 में इन्होंने जो सभा बनाई उसका नाम रखा प्रजा प्रतिनिधि सभा। कौन सी सभा थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा। और इसी सभा के माध्यम से बेगारी प्रथा का विरोध किया गया था। बेगारी प्रथा का क्या हुआ? विरोध। दूसरी बात याद रखिएगा, 1920 के अंदर इन्होंने हाड़ौती सेवा संघ का गठन किया था, और इसी हाड़ौती सेवा संघ के माध्यम से इन्होंने हाड़ौती में जो शराब की दुकानें थी वो बंद करवाई। तो कोटा में जन जागृति लेकर आए थे कौन? पंडित नेनूराम शर्मा। एक तो बेगारी प्रथा का विरोध हुआ, और दूसरी हाड़ौती क्षेत्र में जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करवाने के लेकर विरोध हुआ। आगे चलकर पंडित नेनूराम शर्मा ने ही क्या किया था कि हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कर दिया। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन पूछा जाए, हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1934 में। देखो, 31 में एक साथ दो,
31 में एक साथ दो जयपुर और बूंदी। जयपुर के कपूरचंद पाटनीर, इसके कांतिलाल जैन। 1934 में एक साथ दो मारवाड़ प्रजामंडल डॉक्टर जयनारायण व्यास और हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा भी पढ़ा। 36 में भी एक साथ दो बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वैद्य और धौलपुर प्रजामंडल कौन, जोहरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, है ना। 38 में एक साथ पता ही नहीं 5 शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, करौली, याद है कि नहीं है, ऐसी टेके जा रहे हैं, भरतपुर, हाँ। और 1939 में एक साथ 3 किशनगढ़, कोटा और शिरोई। तो हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ 1934 में। गठनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा 2 व्यक्ति साथ में थे। एक तो थे नैनूराम शर्मा और दूसरे जो इनके साथ में हुआ करते थे उनका नाम था, याद रखिएगा, अबिन हरी। कौन थे, अबिन हरी। तो संपूर्ण हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी को मिलाकर प्रजामंडल बनाया गया था 1934 में। लेकिन कहते हैं कि 1935 में हाड़ौती से अलग हो गया कोटा। हाड़ौती से अलग हो गया कौन, कोटा। इसीलिए हाड़ौती प्रजामंडल क्या हो गया, रद्द हो गया। और आगे चलकर इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर किसका गठन किया, कोटा प्रजामंडल। और ये जो कोटा प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो कब हुआ है, तो याद रखना है 1939। यहां एक साथ 2 प्रजामंडल हुए हैं, हाड़ौती प्रजामंडल भी हुआ है, लेकिन हाड़ौती से अलग हो गया था 35 में कौन, इसीलिए कौन सा प्रजामंडल पढ़ना पड़ रहा है, कोटा प्रजामंडल। और इसके भी गठनकर्ता कौन है, सेम वही व्यक्ति हैं दोनों। एक तो है नैनूराम शर्मा और साथ में है अबिन हरी। इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो तो आपको याद रखना है कि हुआ था 1939 में। इसीलिए आगे चलकर 26 जनवरी 1941 के अंदर कोटा में झंडा फहराया। तो ऐसा लगा कि कोटा कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा है, किसकी वजह से, हाँ, झंडा और साथ में नैनूराम शर्मा। लेकिन कोटा के जो शासक थे ना, कि राजस्थान के एकीकरण में कोटा के शासक को यदि कुछ भी पद नहीं दिया तो वो उठ के रवाना। वो उठ के रवाना मतलब राजस्थान का एकीकरण ध्वस्त हो जाता। यहां कोटा में झंडा फहराया और साथ में जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो एक वो भी घटना हुई 14 अक्टूबर 1941 के अंदर। कहते हैं कि कोटा क्षेत्र से 12 जा रहे थे कौन, पंडित नैनूराम शर्मा, साइकिल से। कहते हैं कि अज्ञात लोग आए और ठोकर चले गए, किसको, पंडित नैनूराम शर्मा।
आज तक भी पता नहीं चला कि कौन थे वो अज्ञात लोग। पेपर में जिस दिन ये नाम आ जाता है ना कि अज्ञात लोगों ने ठोका, तो फिर ये कभी नहीं हटता है, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है अज्ञात ही रहता है। आप देखेंगे जैसे कोई भी कुछ होता है, तो यदि उसमें नाम आ जाता है ना कि 3 लोग ठोक कर गए, तो इन तीनों को तो ठोक देंगे पक्का है सरकार। तो वो नाम आता है ऐसे कि अज्ञात लोगों ने पंडित नेनूराम शर्मा, जो कोटा से 12 जा रहे थे साइकिल के माध्यम से, बीच रास्ते में कहते हैं कि किसी ने मार दिया। मांग भी उठाई थी, अभिन हरी ने वापस जांच की, लेकिन मुद्दा चला नहीं, आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। अज्ञात लोग। उसके बाद में याद रखिएगा 1941 के अंदर कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ, और इस दूसरे अधिवेशन में पंडित नेनूराम शर्मा के साथ जो घटना हुई है इसका मुद्दा रखा गया। लेकिन कहते हैं कि लोग जुड़े नहीं थे। जुड़े इसीलिए नहीं थे क्योंकि जब अज्ञात लोग वहां आ सकते हैं तो यहां पर भी आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। राजा ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो भाई, उत्तरदायी सरकार ही तो बनानी है, तो सरकार तो साड़ी अपनी है, टॉप 4 में हमारा ही नाम रहता है। आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। उतारो।
तो ये दोनों याद रखना। हाड़ौती सेवा संघ वैसे भी 1920 है, मारवाड़ सेवा संघ भी 1920 है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ है, वर्धा महाराष्ट्र में। क्यों प्रदीप? वर्धा महाराष्ट्र में तो राजस्थान सेवा संघ है 1919। तो प्रदीप ये राजस्थान में कब आया, राजस्थान सेवा संघ? ये सभी ने। ये लिख लिया? लिखो लिखो। ये लिख लिया?
चलिए, रवि लसाड़िया, लसाड़िया आंदोलन कोई वैसे आंदोलन नहीं था। लसाड़िया आंदोलन था कि जनजाति और जो आदिवासी क्षेत्र है ना, उनमें उत्थान लाने का कार्य था। जो धार्मिक बुराइयां आनी आई, उसको दूर करने के लिए चलाया गया था संत माओ जी द्वारा। ठीक है, लिखूं मैं आगे? तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गया है कोटा प्रजामंडल। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे एक और अच्छे प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल के बारे में। सिरोही प्रजामंडल लिख दो। चलिए, अब आप बोर्ड पर देखिए, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल, ये जो सिरोही प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल के सर्वप्रथम गठन की यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, सिरोही प्रजामंडल का सर्वप्रथम जो गठन है वो हुआ है 1934 में। कहां हुआ है तो आपको याद रखना है, बंबई में। आपको पता हो, इससे पहले जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे बीकानेर पढ़ा है कलकत्ता में, भरतपुर पढ़ा है रेवाड़ी हरियाणा में। देखिए, ये जो सिरोही है, ये सिरोही आया करता था पहले बंबई प्रांत के अधीन। कहां पर आया करता था? बंबई प्रांत के अधीन। इसीलिए सिरोही के ज्यादातर लोग कहां जाकर बसे थे? बंबई में। इसीलिए सिरोही प्रजामंडल का जो गठन है वो कहां होता है? बंबई में। और गठनकर्ता कौन है इसके? तो वो होते हैं आपके, एक तो होता है नाम वर्दी शंकर शर्मा, और एक का नाम है समर्थमल। लेकिन कहते हैं कि ये प्रजामंडल जब वापस सिरोही लाया जाता है तो इसे रद्द कर दिया जाता है और एक नवीन प्रजामंडल का गठन होता है। गठन, या फिर ऐसे लिख लीजिए, पुणे प्रजामंडल का क्या होता है? गठन। ये गठन कब होता है? तो आपको याद रखना है 1939 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही सिरोही में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए इस प्रजामंडल की क्या लगाई गई? प्रदर्शनी लगाई गई। मतलब चित्र वित्र, पोस्टर वोस्टर जारी किए गए थे। ये प्रदर्शनी कब लगाई गई? तो याद रखना है 1941 में। कहां लगाई गई? तो याद रखना है माउंट आबू में। कितने दिवसीय प्रदर्शनी थी? याद रखिएगा, 4 दिवसीय। और इस प्रदर्शनी की खास बात है कि इस प्रदर्शनी में कितनी महिलाएं थी? 800 महिलाएं थी, जिसके अंदर जो प्रमुख महिला थी उसका नाम है विमला देवी। सीता देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? सॉरी, कौन से आंदोलन से है? सीता देवी। हम्म? गंगाबाई का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? शाबाश, यस। यस, हाँ बोलो, गंगाबाई।
भगवती देव विष्णोई। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, शाबाश मेवाड़ ऐसे। और यहां से उठा लेगा कि राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसमें विमला देवी के निर्देशन में प्रदर्शनी लगाई गई थी 4 दिवसीय, याद रखिएगा सिरोही प्रजामंडल। बस प्रदर्शनी के प्रभाव में आए और उत्तरदायी सरकार, कंप्लीट। अगला प्रजामंडल, अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की हम बात करते हैं तो कोई बस तीन ही बातें हैं। 1939, क्योंकि किशनगढ़ कोई रियासत नहीं है, ठीक है, इसलिए बात भी नहीं है। इसके गठनकर्ता कौन है किशनगढ़ के, तो याद रखिएगा कांतिलाल चौथानी। उधर था कांतिलाल जैन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा जमाल शाह। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जमाल शाह नामक व्यक्ति कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं, किशनगढ़ के। कंप्लीट फॉर 1939। उतारिए, सारे कुछ उतार लीजिए। सीता देवी का, शाबाश। अलवर किसान आंदोलन पढ़ा था ना, सीता देवी। लिख लिया। लिख लिया तो बोलो, ये लो लिखो आगे।
चौथानी, नो चौपाटी। तो ये आपके 1939 के 3 हो गए। कितने हो गए हैं प्रजामंडल, काउंट करो। कौन है जो बताएगा? हाँ, हेमंत, शाबाश। अरे भाई प्रजामंडल काउंट करने हैं राकेश। चलो आगे, फिर एक साथ 5 करते हैं। देखो बोर्ड पर देखना आप। 1942, बोर्ड पर देखना, केवल 1943, 1944, 1945 और 1946। ये लो सारे प्रजामंडल कंप्लीट, उतार लो। मनी सीधे देखो, 1942 में जो प्रजामंडल गठित हुआ है उसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? कुशलगढ़ प्रजामंडल। और कुशलगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम है भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। 1943 में जो प्रजामंडल गठित हुआ है उसका नाम है बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1944 में जो प्रजामंडल गठित हुआ है उसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल के जो फाउंडर थे उनका नाम है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। 1945 में हुए हैं 2। एक तो हुआ है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो फाउंडर थे उनका नाम है अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल शर्मा। ये चुन्नीलाल एक जगह और भी आया है, याद है आपको चुन्नीलाल? हम्म। एक और प्रजामंडल 45 में हुआ है जिसका नाम है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं मिठालाल व्यास। मिठालाल व्यास। 46 में एक हुआ है जिसका नाम है झालावाड़। राजस्थान की अंतिम रियासत और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़। और यहां पर हुआ भव्य समापन मांगीलाल भव्य द्वारा। कंप्लीट फॉर प्रजामंडल। इनको उतारो एक साथ, फिर इनमें से डिटेल को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है लिखा के फ्री कर दिया, नहीं किया है भाई, ये तो ऐसे लिखा है एक साथ। मैं क्या है, हाँ
कौन? तेरह ही हुए हैं आपके? तो 13 और 6 हो गए 19। आंकड़ा तो 19 का हो गया ना? ठीक है। तो 6 एक साथ हुए हैं आपके, बताइए। पहले 5 लग रहे थे आपको, फिर बीच में अचानक 2 हुए ना। संदीप। ठीक है। अमृतलाल पायक। लिख लिया। मांगीलाल भव्य। 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 लिख लिया। करें? तो हेडिंग डालो ये। उनकी दोनों की कोई बात नहीं है, जिसकी बात है वो है डूंगरपुर प्रजामंडल। हेडिंग डालो और ऐसे। देखो, चर्चा करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। याद रखिएगा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ी कोई रियासत है तो वो यही थी, डूंगरपुर। मतलब यहां पर जन जागृति केवल एक माध्यम से आ सकती है, और वो है शिक्षा। सबसे पहली बात, राज्य की सबसे राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत
तो याद रखिएगा राज्य की सबसे पिछड़ी नहीं, ना ना, राज्य की साक्षरता में सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। सबसे पिछड़ी रियासत तो कौन सी है? जैसलमेर। शाबाश, शाबाश, बहुत शानदार, कितना पढ़ते हैं आप। सबसे पिछड़ी रियासत है जैसलमेर, साक्षरता में सबसे पिछड़ी रियासत है डूंगरपुर, याद रखना। आज वर्तमान में आदिवासियों में सबसे शिक्षित कोई जिला है तो वो यही है, डूंगरपुर। हाँ, पहाड़ों की नगरी बोलते हैं ना डूंगरपुर को, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिएगा राज्य की साक्षरता में सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। इसीलिए साक्षरता यहां पर ला सकते हैं एक ही व्यक्ति। इसीलिए पूछा जाए कि जन जागृति लाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है, एक ही पांड्या है। हाँ, वो पांड्या की विवाह के समय एक मीम्स आया था कि जिंदगी हो तो पांड्या जैसी हो, वरना जिंदगी रांडिया हो। तो जन जागृति लाने वाले, हाँ, नहीं नहीं, अब तो उसकी ट्रॉफी हुई है, कभी सेमीफाइनल हुआ है। तो जन जागृति लेकर आए भोगीलाल पांड्या। कैसे आए तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर, याद रखिएगा, पहले तो इन्होंने मंदिर बनाया, मतलब वागड़ सेवा मंदिर का गठन किया 1935 में। इसी के साथ में इन्होंने एक समिति बनाई, हरिजन सेवा समिति। और इन्होंने जो हरिजन सेवा समिति है ये भी कब बनाई, तो याद रखिएगा 1935 के अंदर। और इसके बाद में याद रखिएगा इनके द्वारा वागड़ सेवा संघ का गठन किया गया। और वागड़ सेवा संघ का जो गठन है वो किया गया 1938 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वागड़ सेवा संघ द्वारा ही, याद रखिएगा, डूंगरपुर के अंदर 2 विद्यालय खोले गए, 2 पाठशालाएं खोली गई। लेकिन डूंगरपुर के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर
उन पाठशालाओं को बंद करवाने का कार्य किया। तो वो जब पाठशालाएं बंद करवाने गए थे तब वहां 2 कांड हुए थे, वही हमें पढ़ने हैं। देखो, डूंगरपुर के अंदर 2 घटनाएं हैं। एक सब जानते हैं, आपको दोनों जाननी है। एक तो है, याद रखिएगा, पुन्नावाड़ा कांड। एक तो क्या है, और एक है रास्तापाल, है ना। दोनों दोनों में से एक तो आपने सुन रखा होगा, या दोनों ही सुन रखे होंगे। रास्तापाल तो सुने ही होगा। देखो, डूंगरपुर के शासक थे इस समय कौन? लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह नहीं चाहते थे कि यहां पर शिक्षा आए। और फिर दूसरी बात यह भी थी कि ये जो दोनों विद्यालय हैं ये किसी के घर में खोले गए थे। तो शायद राजा वहां का और वहां के अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि क्या पता इस भवन या इस मकान में कहीं क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, क्या पता बम बनाए जा रहे हो। ऐसे भी तो एक बनारस षड्यंत्र केस है, आप पढ़ते ही हैं। तो उसी के तहत ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि पढ़ाने का काम चल रहा था। और पुनावाड़ा जो स्थान है डूंगरपुर में, यहां पर जो शिक्षक थे उनका नाम है शिवराम भील। कौन है? शिवराम भील। शिवराम भील अपने ही घर में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, बच्चे आया करते थे छोटे छोटे। तब कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह के सैनिक और अंग्रेज आए और विद्यालय बंद करने को कहा शिवराम भील से। शिवराम भील ने मना कर दिया कि घर मेरा, पढ़ाने वाला मैं, बच्चे लगभग मेरे, मतलब वो एक ही बात है जी, तो बंद क्यों करें। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने 30 मई 1947 को शिवराम भील को गोली मार दी। और शिवराम भील शहीद हो गए। पुन्नावाड़ा कांड, डूंगरपुर, 30 मई 1947, शिवराम भील। 4 बातें। पुन्नावाड़ा कांड, 30 मई 1947, शिवराम भील। ऐसी ही एक बात है रास्तापाल की। वैसे ये पाल गांव है, पाल गांव के रास्ते की घटना है, इसीलिए नाम क्या है? रास्तापाल कांड। ये क्या है कि पाल गांव जो है डूंगरपुर में, यहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, देने का कार्य। और ये जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य है, ये जिसके मकान में चल रहा था वो था नाना भाई खाट। क्योंकि एक शिक्षक थे जिसका नाम था शेंगा भाई। इस शेंगा भाई ने नाना भाई खाट से कहा कि आपका ये जो मकान है ये खाली रहता है, तो क्या मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर सकता हूँ? तो नाना भाई खाट ने कहा, भाई देखो मामला तो गड़बड़ी है, यहाँ का जो राजा है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तुम पर ऐसे ही कोई मुसीबत आ जाएगी। तो बोला, शिक्षक तो पैदा ही बाहर निर्माण के लिए हुआ है, भविष्य का निर्माण करेंगे हम। तो बोला, कर लो भाई। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक थे, कौन? शेंगा भाई। तभी कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण सिंह के कुछ सैनिक आए, कुछ अंग्रेज आए, जिप विप लेके आए। जिप है नहीं, महिंद्रा जिप आती थी पहले कभी, वैसी एक जिप लेकर आए और कहा कि ये बंद करो। तो जब शिक्षक और नाना भाई खाट ने विरोध किया तो नाना भाई खाट के तो पैर में गोली मार दी। और शेंगा भाई को कहते हैं कि उसी वाहन के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। घसीटते घसीटते इसी पाल गांव के रास्ते में एक खेत आया, और उसी खेत के अंदर जो कार्य कर रही थी कालीबाई, वो यहां पढ़ने आया करती थी। उन्होंने देखा कि जी के पढ़ने वाला तो लारे ठिल लीजिए। तो इसने देखा कि हमारे प्यारे शिक्षक को, हाँ यस, तो
देखा कि शिक्षक को जीप के यानी कि वाहन के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है, तब कहते हैं कि कालीबाई अपने खेत में काम कर रही थी, तो हाथ में हसिया था, दातड़ा, और वो हसिया लेकर दौड़ती हुई आई और जीप से जो रस्सी बांध रखी थी उसको काट दिया। अंग्रेजों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। दोनों शहीद हो गए। कौन? सेंगा भाई। और सेंगा भाई को बचाते हुए इसकी प्रिय विद्यार्थी नाम क्या था? कालीबाई। दोनों ही शहीद हो गए। वर्तमान के अंदर कालीबाई की याद में गेप सागर झील है ना डूंगरपुर में, वहां पर उनका पेनोरमा बना हुआ है कालीबाई का, और वहां पर मूर्ति लगी हुई है कालीबाई की। कौन से पत्थर की मूर्ति है वो? काले पत्थर से निर्मित, याद रखना। और ये घटना कब की है? याद रखिएगा, 19 जून 1947 को सेंगा भाई वे कालीबाई विद्यार्थी थी, ये दोनों ही क्या हो गए? शहीद हो गए। तो ये दो घटनाएं हैं, थोड़ी थोड़ी उतारो। अच्छा, इसके पीछे भी है क्या? ओहो, अच्छा, ये लिखो लिखो लिखो। हाँ,
बता तो दिया। ठीक है। अब आप लिखो नोट करके, हाँ, नोट करके लिखो। नोट करके लिखना है कालीबाई के बारे में। देखो कालीबाई जो है, एक बार तो पूछा गया कि रास्तापाल की घटना में कालीबाई शहीद हो गई, निम्न में से कितनी उम्र थी? कि बिल्कुल सही है, 13 वर्ष। 13 वर्ष ये, ठीक है, बालिका ये शहीद हुई थी। ये जो कालीबाई है, इसे याद रखिएगा, साक्षरता की देवी कहा जाता है। और वैसे किसे बोलते हैं साक्षरता की देवी? साक्षरता की देवी, राकेश, साक्षरता की देवी किसे कहते हैं? प्रदीप, साक्षरता की देवी। इसे साक्षरता की देवी कहा जाता है राजस्थान में। याद रखिएगा, इसी कालीबाई की मूर्ति लगी हुई है कहां पर? याद रखिएगा, गेप सागर झील के पास। और गेप सागर झील कहां पर है, तो ये तो आपको पता ही है, डूंगरपुर में। और ये जो मूर्ति है, ये किससे निर्मित है? काले पत्थर से निर्मित, याद रखिएगा, मूर्ति है ये। उतारी। आइए पढ़ते हैं अंतिम प्रजामंडल। हेडिंग डालिए जैसलमेर प्रजामंडल, हेडिंग डाल लीजिए। जैसलमेर प्रजामंडल।
देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत और साक्षरता की दृष्टि में सबसे पिछड़ी रियासत डूंगरपुर। ठीक है, यहां याद रखना है आपको कि याद रखिएगा इसे विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा जाता है? याद रखिएगा जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। विश्व का 8वां अजूबा किस किले को कहा जाता है प्रदीप? अरे शाबाश, यस मनीष। और ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताओ, विश्व का 8वां अजूबा किसे कहते हैं? जगत शिरोमणि में भी बिल्कुल काले पत्थर की ही मूर्ति है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की, जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। बताओ बताओ। बताओ। विश्व का 8वां अजूबा जिस किले को कहा जाता है वो कहा जाता है मेहरानगढ़ को। और कहा भी किसने था? जॉन कैनेडी ने। यहां पर ये किसने कहा है? कहा किसने कहा? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और याद रखिएगा ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, क्यों कहा? क्योंकि एक बार नेहरू जी बीमार हो गए थे ताव आवचट को। तब कहते हैं कि इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, हां याद रखिएगा 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में याद रखिएगा जैसलमेर में नेहरू जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक दिवस मनाया जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा जवाहर दिवस। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि जवाहर दिवस कब मनाया? तो 16 नवंबर 1930 को, क्योंकि नेहरू जी बीमार हो गए थे, थोड़ी ही बाहर लागू बाहर घूमे सकूं। तो याद रखिएगा, इसीलिए नेहरू जी ने कहा ये तो आश्चर्य हुआ उनको, तो उन्होंने ठोक दिया कि ये जैसलमेर क्या है? विश्व का 8वां आश्चर्य। आओ आगे। अब हम क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? यस, अब आएगी जैसलमेर में जन जागृति। और जैसलमेर में जन जागृति लाने वाला व्यक्ति नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने, याद रखिएगा 1932 के अंदर एक मंडल का गठन किया गया जिसका नाम है महेश्वरी नवयुवक मंडल। और इस मंडल का अध्यक्ष बनाया, याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह को। और इस मंडल का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था रियासत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। भावना जागृत करना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्यादा ही भावना जागृत हो गई, सरकार को पता चल गया। सरकार ने 1939 को
सरकार ने गोपा जी को रियासत से बाहर कर दिया। वे राजद्रोह का मामला लगा दिया, यानी कि यदि गलती से वापस भी आ गए तो सरकार तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। तो गोपा जी बाहर गए। याद रखिएगा, इस सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से ये भावना जागृत की थी। एक तो था आजादी के दीवाने, एक तो पुस्तक थी आजादी के दीवाने, एक है जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, और एक पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इस पे केस ठोक दिया, मुकदमा। ये 3 पुस्तकें लिखी किसने? सागरमल गोपा ने। और जैसलमेर में क्या आई? जन जागृति। कहते हैं कि जब इनको सरकार ने बाहर निकाला था 1939 में, उसी वर्ष एक घटना हो गई। 1939 में क्या हुआ कि सागरमल गोपा के जो पिताजी थे अखेराज, उनकी मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा के पिता अखेराज की क्या हो गई? मृत्यु। अब पिताजी की मृत्यु है तो सिंपल सी बात है, बेटे को तो आना ही पड़ेगा ना, अग्नि देने के लिए आना ही पड़ेगा जहां भी है। तो कहते हैं कि सागरमल गोपा जैसलमेर आए। और कहते हैं कि अपने पिता को मुखाग्नि दी और तुरंत प्रभाव से सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। पीछे ही खड़े थे, जैसे अग्निदा हुआ रवान हुए, झांप लिया, आजा भाई। सरकार ने गोपाजी पर राजद्रोह का मामला बताकर 6 वर्ष की, याद रखिएगा कितनी, 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। ये लीजिए, जेल में डाल दिया। ये क्वेश्चन पूछा था, कितने वर्ष की कठोर सजा? 6 वर्ष की। और कहां डाल दिया? जेल। यानी कि अब जैसलमेर में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। इसीलिए जैसलमेर के लोग चले गए थे जोधपुर में, और जोधपुर में जाकर किसका गठन कर दिया? जैसलमेर प्रजामंडल का। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन। और ये जो जैसलमेर प्रजामंडल का गठन हो रहा है, ये कब किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1945 में। कहां पर हो रहा है जैसलमेर प्रजामंडल का गठन? याद रखिएगा जोधपुर में। कौन कर रहा है ये कार्य? कौन कर रहा है प्रदीप? जैसलमेर, राकेश कौन कर रहा है ये? कौन है वो? मिठालाल व्यास। एक जैनान व्यास, दूसरे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इसका गठन। सरकार ने इस पूरे प्रजामंडल को खत्म करने के लिए एक कार्य किया, और वो घटना है सागरमल गोपा हत्याकांड। ये घटना हुई जैसलमेर में। कौन सी?
सागरमल गोपा हत्याकांड कब हुई? देखिए, कब हुई वो तो छोड़ो, सागरमल गोपा हत्याकांड हो कहां रहा है? ये हो रहा है जैसलमेर की जेल में। कहां पर हो रहा है? जैसलमेर की जेल में। ठीक है। कब हो रहा है? 3 अप्रैल 1946। क्या हो रहा है यहां पर कि यहां का जो थानेदार था, जेल का जो थानेदार था, उसका नाम तो क्या है? गुमान सिंह। याद रखिएगा, इस समय जैसलमेर के शासक कौन है? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के कहने पर गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर की जेल में सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया। याद रखिएगा, सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर, केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना कब की है? 3 अप्रैल की। लेकिन उस दिन सागरमल गोपा की मृत्यु नहीं हुई थी। सागरमल गोपा की मृत्यु हुई थी अगले दिन सुबह। सागरमल गोपा की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1946 को। 4 अप्रैल 1946 को किसकी मृत्यु हुई? सागरमल गोपा की। कहते हैं कि इसी मृत्यु की जांच के लिए एक कमेटी आई थी जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक नामक क्या आई? समिति। और इस समिति ने जांच में क्या लिखा? इसने जांच में लिखा कि ये तो आत्महत्या है। क्या है ये? आत्महत्या। कहते हैं कि सागरमल गोपा के इसी विरोध में जैसलमेर रियासत से 3 नारे गूंजे दिए। जैसलमेर रियासत में नारे, 3 नारे गूंजे थे। पहला नारा था खून के बदले खून। खून के बदले खून, पहला नारा। यही नारा भारत में एक समिति है जिसका नाम है अनुशीलन समिति। वही सेम नारा यहां सागरमल गोपा की हत्या पर लोगों ने दिया, खून के बदले खून। दूसरा नारा था प्रजामंडल जिंदाबाद। प्रजामंडल जिंदाबाद। और एक गुंजा था, याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। ये 3 नारे जिस प्रजामंडल में गूंजे, वो प्रजामंडल कौन सा है? जैसलमेर। और फिर आंदोलन समाप्त हो गया। उतार लो।
लिख लिया सभी ने? वो 3 पुस्तकें याद रखनी है आपको। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? रघुनाथ सिंह का मुकदमा हो गया मनीष? आगे लिखो। चलें आगे।
यस सर। हाँ रवीना, किसकी भर्ती हो? अच्छा, इसकी भर्ती हो। 1941 लिख लेना भाई कोष्टक में। सागरमल गोपा के पिता अखिराज की मृत्यु 1941 में हुई थी। क्वेश्चन लिख लेना, 41 कर लेना है। बाकी 1939 में वापस आ गए थे सागरमल, क्योंकि अखिराज जो इनके पिता थे वो बीमार रहा करते थे, आगे चल उनकी मृत्यु हो गई। ये लिखो, ये तो लिख लिया। तो ये कंप्लीट हो गए हैं आपके सारे प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान का एकीकरण। बिखरी हुई चीजों को जोड़ना है। लिखो इसका मास्टर कैप्सूल, लिखो आज का मास्टर कैप्सूल। इनकलाब जिंदाबाद, मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल देखिए, बीकानेर प्रजामंडल है, याद रखिएगा बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहां हुआ है? शाबाश, याद रखिएगा कलकत्ता में। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहां हुआ है? याद रखिएगा जोधपुर में। सिरोही प्रजामंडल का गठन कहां हुआ है? याद रखिएगा बंबई में। भरतपुर प्रजामंडल का गठन कहां हुआ है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहां है? हरियाणा में। ठीक है, तो 4 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना कहीं और हुई है। ठीक है राकेश? इसका ध्यान रखना, वापस सुनो। पूछा जाए राजस्थान के ऐसे कितने प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई है? 3। 1, 2 और कौन सा 3? लेकिन पूछे कि ऐसे प्रजामंडल जिसकी स्थापना कहीं और हुई है? 4। कहीं और हुई है ना,